अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सीवीपी एनालिसिस के ही टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले पार्ट में सीवीपी एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक सी कुछ चीज़ें डिस्कस करी। वो सारी चीज़ें आपकी पक्की होनी चाहिए और फिर आप जो है वो मजीद आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सीवीपी एनालिसिस के एक मुख्तलिफ एंगल को देखते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। अच्छा, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है और कब अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही हो। अभी तक जो भी हमने एग्जांपल्स करी उसमें हमने ये एज्यूम किया कि कंपनी की एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सेलिंग प्राइस होती थी, एक ही वेरिएबल कॉस्ट होती थी। लेकिन अब हम उसको एक्सपैंड कर कर एक या दो या तीन प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह से अपना हिसाब किताब करेंगे उस तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो दो चीजें बनाती है, एक चीज बनाती है बैट और एक चीज बनाती है बॉल। अब ये कंपनी जो बैट एंड बॉल बनाती है, लेट से बैट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 रुपये है और बॉल की जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये है। इन दोनों की अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इन दोनों की अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है। लेट से बैट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 900 रुपये है और इस तरह से बैट से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 300 है। जबकि बॉल जो कि 200 रुपये की सेलिंग प्राइस रखती है, उसकी आप कह लो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 160 है। यानी कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है वो 40 रुपये है। ठीक है जी। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि कंपनी अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है। कंपनी बैट भी बना रही है और कंपनी बॉल भी बना रही है और दोनों की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अगर हम सी एस रेशो कैलकुलेट करें या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करें तो बैट के लिए हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1200, विच इज 25%। 25% का सी एस रेशो जो है वो बैट का है। और बॉल के लिए 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 20% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ठीक है। साथ में आपके पास सेल्स का एक रेशियो दिया हुआ होगा, सेल्स का एक रेशियो दिया हुआ होगा, ये सवाल में मौजूद होगा, ये सवाल में प्रोवाइडेड होगा। मिसाल के तौर पर सेल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपके पास सवाल में दिया हुआ है 1:2, लेट से 1:3 का। 1:3 के सेल्स रेशियो का मतलब ये है कि कभी भी अगर कंपनी चार चीजें बेचती है, कभी भी अगर कंपनी चार चीजें बेचती है, कभी भी कंपनी अगर चार यूनिट्स बेचती है तो उसमें से एक बैट बिक रहा होता है और तीन बॉल्स बिक रही होती हैं। कभी भी कंपनी आठ चीजें बेचती हैं तो दो बैट्स होते हैं और छह बॉल्स होती हैं। इस रेशियो में कंपनी जो है वो अपनी चीजें बेच रही होती है। साथ में कंपनी की एक फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी और लेट से आपके पास जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 840। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 840। अच्छा, ये बात याद रहे कि फिक्स कॉस्ट पूरी कंपनी की अमूमन एक सिंगल अमाउंट दी हुई होगी, अनलेस के बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हों जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंगल अमाउंट क्यों दी हुई होगी कि देखें, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का किराया है। अब उस फैक्ट्री में बैट भी बन रहे हैं, बॉल भी बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जिससे मैंने जगह किराए पे ली है वो बोले कि बैट बनाने वाली जगह पर जहां तुम काम करोगे उसका किराया अलग और बॉल वाला किराया अलग। तो फिक्स कॉस्ट अमूमन प्रोडक्ट्स की एक साथ इकट्ठा मर्ज होती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हर प्रोडक्ट की अलग होती है। बैट की अलग तरह की वेरिएबल कॉस्ट होगी, उसमें लकड़ी यूज होगी, उसमें जो भी चीजें यूज होंगी। बॉल में रबर यूज होगा या उसमें जो भी चीजें यूज होंगी उसकी वेरिएबल कॉस्ट अलग होगी। तो अमूमन फिक्स कॉस्ट का एक क्लब या सिंगल अमाउंट दिया हुआ होता है और वो यहाँ पर लेट से 840 रुपये दिया हुआ है। अब जनाब होगा ये कि जब आपके पास मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस होगा तो चीजें उसी तरह की होंगी लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ होंगी। कैसी एडजस्टमेंट्स के साथ होंगी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब एक सिंगल प्रोडक्ट था तो हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करते थे। और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये जब हम एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करते थे तब हम इस तरह का हिसाब किताब करते थे। लेकिन यहाँ पर तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं फिक्स कॉस्ट को बैट की कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूं या बॉल की कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूं। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स ढूंढ लो। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स, या इसका फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। इससे आपके पास ये आप अप्लाई करोगे जब आपके सवाल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस हो,
और इसके साथ आपके पास इससे पैकेट्स आएंगे, फाइनल आंसर नहीं आएगा। फिर उस पैकेट्स को रेशो की मदद से, उस पैकेट्स को रेशो की मदद से आप एक्सप्लोर कर कर ये देखोगे कि मुझे कितने बैट्स बेचने हैं या कितनी बॉल्स बेचनी है, यानी कि उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। अब ये प्रोसीजर कैसे अप्लाई होगा जरा यहाँ पर देखते हैं, और पैकेट्स का क्या मतलब है ये देखते हैं। देखिए, आप एज्यूम कर लें कि भाई अगर लेट से एक पैकेट है और उस पैकेट में 4 चीजें बिकती हैं। 4 चीजें ये दुकानदार बेचता है, 4 चीजें ये जो भी बंदा है जिसका ये बिजनेस है वो बेचता है। तो मुझे पता है कि अगर ये 4 चीजें बेचेगा, अगर ये 4 चीजें बेचेगा तो एक बैट बिकेगा और 3 क्या बिकेंगी, 3 बॉल्स बिकेंगी। ठीक है। अच्छा, एक बैट से आने वाली कंट्रीब्यूशन कितनी है, एक बैट से 300 की कंट्रीब्यूशन आती है, और 3 बॉल से आने वाली कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 यानी कि 120 रुपए। इसका मतलब पता चल गया कि अगर एक पैकेट बिकता है उसी रेशो में जिस रेशो में कंपनी ऑपरेट कर रही है, और एक पैकेट बेचती है, तो एक पैकेट से कंपनी को 420 रुपए की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू जनरेट होती है। तो अब करा ये जाए कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को यानी कि 840 को डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से, और मेरी कंट्रीब्यूशन पर पैकेट जो है ना वो 420 आ रही है, और 840 को जब 420 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2 पैकेट्स। यानी कि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि अगर लेट से 4 चीजें बेची जाए तो कंपनी 4 चीजें जब बेचेगी तो एक बैट होगा और 3 बॉल्स होंगी, और अगर एक बैट होगा और 3 बॉल्स होंगी तो उससे आने वाली टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 420। उसको एक पैकेट तस्वर कर लिया। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर कंपनी 2 पैकेट्स बेचती है, अगर कंपनी 2 पैकेट्स बेचती है तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। अब पैकेट्स को रेशोस की मदद से यूनिट्स में अगर कन्वर्ट किया जाए, तो अगर कंपनी 2 पैकेट्स बेचती है तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। हर पैकेट में एक बैट होगा, हर पैकेट में एक बैट होगा, इसका मतलब कंपनी को 2 बैट्स बेचने पड़ेंगे। कंपनी 2 पैकेट्स बेचेगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, और हर पैकेट में 3 बॉल्स होंगी, इसका मतलब कंपनी को 6 बॉल्स बेचनी होगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। यानी कि कंपनी को टोटल 8 चीजें बेचनी होंगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। 8 यूनिट्स अगर कंपनी बेचती है तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेगी। अब इसको जरा प्रूव भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट वाइज भी लिखते हैं। एक कंपनी के पास बैट्स हैं, दूसरा है कंपनी के पास बॉल्स, तीसरा है कंपनी के पास टोटल, तीसरा है कंपनी के पास टोटल। देखो, एक बैट कितने का बिकता है, एक बैट 1200 को बिकता है, तो 2 बैट्स बेचेगी कंपनी तो कितना सेल्स रेवेन्यू आएगा, 1200 इंटू 2 यानी कि 2400। एक बॉल 200 रुपए की बेचती है, और अगर कंपनी 6 बॉल्स बेचेगी तो 1200 रुपए का सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा बॉल्स का, और टोटल सेल्स रेवेन्यू कंपनी का हो जाएगा 3600 रुपए। उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट पर आ जाते हैं। अगर हम कंपनी में 2 बैट्स कंपनी ने बेचे, एक बैट की वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपए, तो 2 की टोटल हो जाएगी 1800 रुपए, 2 की टोटल हो जाएगी 1800 रुपए। अगर कंपनी जो है वो 6 बॉल्स बेचती है और एक बॉल की वेरिएबल कॉस्ट 160 है, तो 6 बॉल्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 960 हो जाएगी। और अगर कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो 1800 और 960 टोटल 2760 हो जाएगा, 2760 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पर आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2400 माइनस 1800, 2400 माइनस 1800 बनता है 600 रुपए। उसके बाद इसी तरह से 1200 माइनस 960, 1200 माइनस 960 बनता है 240 रुपए। उसके बाद इसी तरह से 3600 माइनस 2760, 3600 माइनस 2760 बनता है 840, या ये 840 600 और 240 को मिलाकर भी आ सकता है। अब क्या हो गया भाई, अगर हम देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो कंपनी की टोटल है 840 रुपए, और कंपनी की अगर टोटल 840 रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो वाकई में कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पर है, यानी कि कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो आपने जो फॉर्मूला सीखा था उसको आपने थोड़ा बहुत मोल्ड करना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, और जब आप थोड़ा बहुत मोल्ड या एडजस्ट करोगे तो आप नए फॉर्मूले पर आ जाओगे, और उस हिसाब से आप कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आसानी बता सकते हो। और आप ये कह सकते हो कि कंपनी जब 2 बैट्स और 6 बॉल्स बेचेगी तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, और उसको मैंने प्रूव भी कर दिया, कैलकुलेट भी कर दिया। आप पैकेट्स पर जाओगे और पैकेट से फिर आप आ जाओगे अपने पास रेशो से यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करोगे। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर जो आपने देख कर और फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब आ जाता है एक और तरीका। देखें, अगर मैं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस की बात करूं तो हमने एक फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का पढ़ा था, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था उसमें हम फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड करते थे, फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड करते थे। या एक और तरीका हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का, और वो ये पढ़ लिया था कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढ लो,
तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना किससे, सेलिंग प्राइस से। अच्छा, दूसरा वाला तरीका यहाँ पर भी बड़े आसानी से अप्लाई हो सकता है, इसलिए क्योंकि जब मैंने कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ लिया, जब मैंने कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढ लिया, तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि कंपनी को जो है ना वो कितने बैट्स बेचने पड़ेंगे, कंपनी को 2 बैट्स बेचने पड़ेंगे, और कितनी बॉल्स बेचनी पड़ेंगी, कंपनी को 6 बॉल्स बेचनी पड़ेंगी। और मुझे इनकी सेलिंग प्राइसेस भी पता है, तो 2 बैट जो है वो 1200 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगे 2400 रुपए के, और 6 अगर बॉल्स बेचती है कंपनी, एक बॉल जो है वो 200 रुपए की बेचती है, तो कंपनी के पास जो है वो टोटल बॉल से आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 1200 रुपये हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम 3600 पर आ जाएंगे। यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर भी मोर और लेस सेम तरह से अप्लाई होगा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या होगा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ये जो सी एस रेशो है ना, ये जो सी एस रेशो है, इसको हमें एक चीज में कन्वर्ट करना होगा जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज सी एस रेशो। देखो यहाँ पर हमें ये भी ख्याल रखना है कि सही है कंपनी बैट्स एंड बॉल्स 2 चीजें बेचती हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रेशियो भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि कंपनी अगर एक बैट बेचती है तो 3 बॉल्स बेचती है। तो अब जब हम सी एस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस रेशियो को इनकॉर्पोरेट करना होगा, यहाँ तक कॉपी कर कर फिर आप आगे बढ़िएगा, या मुझसे ये पीडीएफ फाइल मांग लीजिएगा मुझे व्हाट्सएप कर कर, और व्हाट्सएप आप करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ फाइल बिल्कुल पहुंचा दूंगा, दे दूंगा। देखिए, आपने करना ये होगा कि नॉर्मल तरीके में जब हम सी एस रेशो कैलकुलेट करते थे, नॉर्मली जब हम सी एस रेशो कैलकुलेट करते थे तो हम अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, हम अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू को डिवाइड कर देते थे सेलिंग प्राइस से, हम अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू को डिवाइड कर देते थे सेलिंग प्राइस से। लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो आपका सी एस रेशो जो है वो कहलाएगा वेटेड एवरेज सी एस रेशो। आपका सी एस रेशो है वो कहलाएगा वेटेड एवरेज सी एस रेशो। आपका सी एस रेशो कहलाएगा वेटेड एवरेज सी एस रेशो। और वेटेड एवरेज सी एस रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, वेटेड एवरेज सी एस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बैट्स, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई रेशियो ऑफ बैट्स, ठीक है, प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बॉल्स। इस तरह से आपने कंट्रीब्यूशन लिखनी है, यानी कि उस रेशियो को इस्तेमाल करते हुए कंट्रीब्यूशन लिखनी है। और फिर नीचे भी जो है ना आपने सेलिंग प्राइस क्या करनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ बैट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैट्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैट्स, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बॉल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स। इस रेशियो का ख्याल रखते हुए आपने अपना सी एस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अब हमारे पास देखिए जो हमें इस सवाल में डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के हिसाब से सेलिंग प्राइसेस में यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, 1200 लिखी हुई थी और 200 लिखी हुई थी, और जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट लिखी हुई थी वो 900 लिखी हुई थी और 160 लिखी हुई थी। और इस हिसाब से हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ रही थी वो 300 आ रही थी और 40 आ रही थी। और जो रेशो दिया हुआ था, जो रेशो दिया हुआ था वो 1:3 का दिया हुआ था। यानी कि कंपनी अगर 4 चीजें बेचती है तो एक बैट होगा और 3 बॉल्स होंगी। कंपनी अगर 8 चीजें बेचती है तो 2 बैट्स होंगे और 6 बॉल्स होंगी। और अगर कंपनी जो है वो 12 चीजें बेचती है तो 3 बैट्स होंगे और बाकी 9 क्या होंगी, बॉल्स होंगी। अब आप जो है ना कोई भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। आप 4 सेलेक्ट कर लो जिसको आप 1 और 3 में बांट दो, आप जो है वो 8 सेलेक्ट कर लो जिसको आप 2 और 6 में बांट दो, आप 12 सेलेक्ट कर लो जिसको आप 3 और 9 में बांट दो। यानी कि बांटना इसी रेशियो में और फिर वेटेड एवरेज सी एस रेशियो कैलकुलेट करना। लेट्स से हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर जाते हैं, यानी कि हम 4 चीजें एज्यूम करते हैं। यानी कि कंपनी अगर एक बैट बेचती है तो 3 बॉल्स बेचती है, और अगर इस हिसाब से हम चलें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बैट का कितना है, 300 मल्टीप्लाइड बाई एक बैट बेचा कंपनी ने, प्लस कंपनी ने जो है वो 3 बॉल्स बेची, एक बॉल की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है तो 3 की हो जाएगी 40 इंटू 3। और नीचे अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो हमारे पास एक बैट जो है उसकी सेलिंग प्राइस 1200 है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैट्स एक, और अगर एक बॉल की सेलिंग प्राइस 200 है तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि 3। यानी कि आपने इस रेशियो को इस्तेमाल करना है अपने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ताकि जब सी एस रेशियो कैलकुलेट हो तो सी एस रेशियो इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर ले कि भाई एक चीज इसकी बिकती है तो फिर 3 चीजें इसकी बिकती हैं। तो फिर आप इस हिसाब से अगर अपना सी एस रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपका जो सी एस रेशो होगा वो 300 इंटू 1 जमा 40 इंटू 3, ऊपर आ रहा है आपके पास 420, नीचे आपके पास आ रहा है 1200 और 600। तो ये आपका सी एस रेशो जो वेटेड एवरेज सी एस रेशो बन रहा है
वो तकरीबन तकरीबन आपका बन रहा है 23.33%। 23.33% आपका वेटेड एवरेज सी एस रेशियो बन रहा है। वेटेड एवरेज सी एस रेशियो बनाने के लिए आपने जो आपका रेशियो है उसका ख्याल रखना है, और रेशियो सवाल में जनरली दिया हुआ होगा कि भाई इतनी इसकी चीज़ें बिकती हैं तो इतनी इसकी चीज़ें बिकती हैं। अब आप जो है वो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो हमने पढ़ा था, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को कैलकुलेट करने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड कर दो। अच्छा, हमारे सवाल में हमारे पास अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस ढूंढा जाए, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस ढूंढा जाए, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज सी एस रेशो। वेटेड एवरेज सी एस रेशो, फिक्स कॉस्ट है 840 रुपये, वेटेड एवरेज सी एस रेशो जो है वो 23.33% है। तो ज़रा हम जो है वो 840 को डिवाइड कर देते हैं 23.33% से, तो ये तकरीबन 300 एंड कुछ 40 सॉरी 23.33% है। 840 डिवाइडेड बाई 23 पॉइंट, ये आ रहा है 3600 समथिंग। ठीक है जी, 3600 आ रहा है, यानी कि वही आंसर आ रहा है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। हमने दूसरे मेथड से भी 3600 की ही वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अच्छा, अब अगर आपके पास लेट से आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू निकाल लिया है जो कि 3600 आ रहा है, और इससे रिवर्स कर कर इसको रिवर्स कर कर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पर जाना है। एक मिसाल है ना, लेट से कोई सवाल बोलता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आपके पास है, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढो। यानी कि वो ये बोलता है कि कंपनी दो चीजें बेचती है, बैट एंड बॉल, उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज है वो 3600 है, एक बैट इतने का एक बॉल इतने की, ये रेशो। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करो, यानी कि रिवर्स वर्किंग करेंगे। ऊपर हमने जब वर्किंग करी थी तो हमारा आंसर आ गया था, और हमारा आंसर 2 बैट्स और 6 बॉल्स का आंसर आया था। हमारा आंसर आया था कि कंपनी 2 बैट्स और 6 बॉल्स बेचेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसकी रिवर्स वर्किंग कैसे हो सकती है। तो आप कैलकुलेट करोगे सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट, आप कैलकुलेट करोगे सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट, सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट, यानी कि एक पैकेट जो है ना वो कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर देता है, ये आप कैलकुलेट करोगे। एक पैकेट में आप अगेन 4 चीजें बना लो, यानी कि आपके पास जो है वो एक बैट होगा, एक बैट आपका कितने का बिकता है, 1200 रुपये का बिकता है, तो 1200 रुपये का एक बैट बिकता है, तो सेल्स रेवेन्यू हो गया 1200। और फिर आप बॉल लिख लो, बॉल जो है वो हमने एक पैकेट में 3 एज्यूम करी हैं, तो एक बॉल 200 रुपये की बिकती है, तो ये हो जाता है 600। यानी कि आपके पास सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट कितना होता है, सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट हो जाता है 1800। सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट हो जाता है 1800, यानी कि अगर एक बैट और 3 बॉल्स बिके तो टोटल 1800 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर एक बैट और 3 बॉल्स बिके तो टोटल 1800 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब अगर मुझे ये पता चल गया कि एक पैकेट से 1800 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है, और मुझे ये पता है कि 3600 रुपीज के सेल्स रेवेन्यू पर ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 पैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 पैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 पैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक पैकेट से 1800 रुपये का सेल्स रेवेन्यू आता है, तो 3600 को 1800 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि ये 2 पैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने क्या किया, बैट्स ढूंढने के लिए क्या किया भाई, 2 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में एक बैट, यानी कि 2 यूनिट्स मैंने बैट्स के बेचे होंगे, मैंने 2 बैट्स बेचे होंगे। और बॉल्स की अगर बात करते हैं तो 2 पैकेट्स की बात हो रही है, और एक पैकेट में अगर 3 बॉल्स हैं तो टोटल 6 बॉल्स मैंने बेची होंगी, यानी कि 8 यूनिट्स मैंने बेचे होंगे। तो इस तरह से भी हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मालूम कर सकते हैं। ये सारी चीजें कब होती हैं, ये सारी चीजें तब होती हैं जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन कर रही हो, यानी कि कंपनी एक से ज्यादा चीजें बेच रही हो। कंपनी एक से ज्यादा चीजें बेच रही होगी तो पैकेट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, और वेटेड एवरेज सी एस रेशो अप्लाई होगा। वेटेड एवरेज सी एस रेशो इस चीज का ख्याल रखेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट बैट का बिका है तो 3 यूनिट्स बॉल के बिके हैं, इस तरह की बात जो है वो आपके सामने जो है वो पेश हो रही होगी। अब जरा फर्दर आगे चलते हैं, फर्दर आगे चलते हैं, और लेट से आपके पास जो है वो वेटेड एवरेज सी एस रेशो हमने देख लिया। ठीक है जी, आपको जो है वो फॉर एग्जांपल यही वाला डेटा दिया हुआ हो, यही वाली इंफॉर्मेशन हो, मैं इंफॉर्मेशन दोबारा से वापस से लिख लेता हूँ। हमारे पास 2 चीज़ें थी, बैट और बॉल। हमारे पास 2 चीज़ें थी, बैट और बॉल। बैट की जो सेलिंग प्राइस थी वो 1200 थी, बॉल की जो सेलिंग प्राइस थी वो 200 थी। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास बैट की 900 रुपये थी, और बॉल की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 160 रुपीज़ थी। इस हिसाब से हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ रही थी बैट की वो 300 रुपये आ रही थी, जो बॉल की आ रही थी वो 40 आ रही थी।
और जो रेशो दिया हुआ था हमें सेल्स का, जो रेशो दिया हुआ था वो 1:3 का दिया हुआ था, यानी कि इस हवाले ने ये कहा हुआ था कि अगर एक बैट बिकता है तो 3 बॉल्स बिकती हैं। और साथ में हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, और फिक्स कॉस्ट 840 रुपए दी हुई थी। फिर हमने वेटेड एवरेज सी एस रेशो भी ढूंढ लिया था। वेटेड एवरेज सी एस रेशो जब हमने ढूंढा था तो वो 23.33% आ रहा था। जब हमने वेटेड एवरेज सी एस रेशो ढूंढा था तो वो 23.33% आ रहा था। उसकी वर्किंग हमने ऊपर कर ली थी। अब लेट से अगर आपको कोई टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, अब अगर आपको कोई टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, और लेट से वो टारगेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, मैं कह देता हूँ 4,200 का, 4,200 रुपए का टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको ये बोला हुआ है कि कंपनी ये चाहती है कि कंपनी को 4,200 रुपए का प्रॉफिट हो, तो आप ये बताओ कि कंपनी को कितने बैट्स और कितने बॉल्स बेचने पड़ेंगे। अच्छा, जब हमने नॉर्मल पिछले लेसन में टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट जो है, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो जो मेरे यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट होते हैं, जो मेरे यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट होते हैं, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि मैं फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट को करूं ऐड, और उसको मैं डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है जी। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया था ना यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट का, तो इसमें यूनिट्स आ जाते, इसमें यूनिट्स आ जाते। एक और फॉर्मूला सिंपल केसेस में अप्लाई हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट। सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट, और सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता, सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता वो होता फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी एस रेशो, डिवाइडेड बाई सी एस रेशो। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। इसी तरह से यहाँ पर यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिक्स कॉस्ट, या फिर अगर मुझे सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट ढूंढना है तो मैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को सीएस रेशो से डिवाइड करूँ। तो अब जरा हम देखते हैं कि अगर मुझे 4,200 रुपए का सेल टारगेट प्रॉफिट चाहिए हो और मल्टी प्रोडक्ट वाला केस हो तो हम क्या करेंगे। अगर मल्टी प्रोडक्ट वाला केस होगा तो आप एक काम ये कर सकते हो, क्या आप पैकेट वाली अप्रोच पर चले जाओ, यानी कि आप अपना फॉर्मूला जो यूनिट्स वाला है उसको आप एडजस्ट कर लो, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। और पैकेट में हमने क्या एज्यूम किया था, पैकेट में हमने एज्यूम किया था कि एक बॉल है और एक बैट है और 3 बॉल्स हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट है 840 रुपए। हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है, हमारा टारगेट प्रॉफिट है 4,200 रुपए। और अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड करता हूँ तो एक पैकेट से आने वाली कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकती है, 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 420 रुपए आ सकती है। तो जरा अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 840 प्लस 4,200 दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 420 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 12। ये हमारे पास आ रहा है 12 पैकेट्स। हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 12 पैकेट्स। हमारा आंसर आ रहा है 12 पैकेट्स। 12 पैकेट्स का मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि कंपनी जब 12 पैकेट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को जो है वो 4,200 का प्रॉफिट होगा। इसको जरा चेक कर लेते हैं कि भाई 12 पैकेट्स में कितने बैट्स होंगे। एक पैकेट में एक बैट होता है तो 12 पैकेट्स में हो गए 12 बैट्स। और अगर बॉल्स की बात करते हैं तो एक पैकेट में 3 बॉल्स होती हैं, तो 12 पैकेट्स में टोटल हो गई 36 बॉल्स। तो अगर कंपनी 48 चीजें बेचेगी तो कंपनी को 4,200 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू लिखूं और डायरेक्ट टोटल का ही कॉलम बना लेता हूं, तो मैं 12 बैट्स बेच रहा हूँ, एक बैट 1,200 रुपए का बिक रहा है, और मैं 36 बॉल बेच रहा हूँ और एक बॉल जो है वो मैं 200 रुपए की बेचता हूँ अगर, तो 12 इंटू 1200 प्लस 36 इंटू 200, मेरा सेल्स रेवेन्यू आता है 21,600। उसके बाद मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट में मैं 12 बैट्स बेचता हूँ, एक बैट की वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपए, और 36 बॉल्स बेचता हूँ और एक बॉल की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 160 है। तो 12 इंटू 900 प्लस 36 इंटू 160, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 16,560 आ रही है, 16,560 आ रही है। अब मैं 21,600 में से 16,560 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 5040 का कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ रहा है 5040। ये मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन है।
इस कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ जो कि 840 रुपए है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट को 840 को माइनस कर देता हूँ तो फिर जो अमाउंट बचता है वो 4200 ही बचता है, 4200 ही बचता है, जो कि मेरा टारगेट प्रॉफिट था। और ये बात प्रूव हो गई कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पर भी चल रहा है और मुझे टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने जो सी एस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था उसको कंट्रीब्यूशन पर पैकेट में कन्वर्ट किया और फिर पैकेट को रेशियोज की मदद से यूनिट्स में कन्वर्ट किया। अच्छा जी, अब एक और चीज कि अगर मुझे ये कोई पूछे कि बताओ कि टारगेट प्रॉफिट का पे कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो मेरा आंसर होगा 21,600, क्योंकि जब मैंने यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट ढूंढ लिए तो उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर मुझे मेरे पास टोटल सेल्स रेवेन्यू आ गया। क्या सर इसको हम सी एस रेशो वाले तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी एस रेशो वाले तरीके से अगर आपने सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट ढूंढना है, सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट ढूंढना है, तो आप फिक्स कॉस्ट जो है, आप जो फिक्स कॉस्ट है उसमें टारगेट प्रॉफिट को करो ऐड और उसको वेटेड एवरेज सी एस रेशो से कर दो डिवाइड। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? फिक्स कॉस्ट आपकी 840 है और आपका जो टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट है वो कितना है? टारगेट प्रॉफिट 4200 है। और आपने वेटेड एवरेज सी एस रेशो कितना कैलकुलेट किया था? 23.33% कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं 840 प्लस 4200 को डिवाइड कर देता हूँ 23.33% से, तो ये 21,600 रुपये ही आता है। ये 21,600 रुपये ही आता है। यानी कि ऐसा भी हम कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी हमने जो पहले पढ़ा था उसी तरह से है। तो इससे आपका सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, क्या सर सेल्स रेवेन्यू फॉर टारगेट प्रॉफिट को हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो सर। कैसे कर सकते हैं? अगेन पैकेट्स वाली लॉजिक अप्लाई कर यानी कि आप एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू देख लो। एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू कैसे देखेंगे? एक पैकेट में एक बैट है जो कि मैं 1200 रुपए का बेचता हूँ, यानी कि 1200 रुपए ये हो गए। और एक पैकेट में 3 बॉल्स हैं और एक बॉल में 200 रुपए की बेचता हूँ, यानी कि 600 रुपए ये हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू कितना है? एक पैकेट का सेल्स रेवेन्यू है 1800 रुपए। तो आप 21,600 को डिवाइड कर दो 1800 से, तो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। 21,600 को जब मैं 1800 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 12 पैकेट्स आ जाते हैं। मेरे पास 12 पैकेट्स आ जाते हैं। और जब 12 पैकेट्स आ जाते हैं तो यही वाली वर्किंग मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगेन। और आप ये देख लो कि भाई 12 पैकेट्स हैं, हर पैकेट में एक बैट है, तो इसका मतलब 12 बैट्स हो गए। 12 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 3 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब 36 बॉल्स हो गए, यानी कि 48 यूनिट्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी यहाँ से लेकर नीचे तक, ये सारी चीजें जनरली तब अप्लाई होती हैं जब आपके पास मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस हो, यानी कि कंपनी एक से ज्यादा चीजें बनाकर बेच रही हो। अगर कंपनी एक से ज्यादा चीजें बनाकर बेच रही है तो उसके केस में हमें कंट्रीब्यूशन पर पैकेट का और वेटेड एवरेज सी एस रेशो का जो फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा और इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अगर कोई सवाल ऐसा करें जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो अपने फॉर्मूले एडजस्ट करें। अब यहाँ पर हमने जो है वो कुछ ब्रेक इवन के चार्ट्स हैं वो डिस्कस नहीं किए। उसके अलावा हमने मोर और लेस ब्रेक इवन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करनी है। हम अपने पास पेपर्स पर जा सकते हैं। बस सिर्फ एक छोटी सी और चीज़ मुझे करनी है, वो ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट होती हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास, लेट से मैं सिंगल प्रोडक्ट पर दोबारा जाता हूँ। आपके पास सेलिंग प्राइस है 45 की। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 25 की। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो एज्यूम कर लो आपके है 80। तो अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 45 माइनस 25, यानी कि 20 रुपए। और अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करोगे, अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करोगे, तो अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि वो 4 यूनिट्स होगा। और हमने एक चीज डिस्कस करी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एज्यूम कर लो कि कंपनी के जो एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड हैं, यानी कि कंपनी जो एक्चुअली यूनिट्स बेच रही है, जो कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स है ना, वो लेट से हैं हम कह लेते हैं 20 यूनिट्स। तो हमने एक चीज पढ़ी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने एक चीज पढ़ी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स हमने डिस्कस किया था। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स के लिए हमने ये किया था कि हम ये देखते हैं कि भाई एक्चुअल सेल्स यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, यानी कि कंपनी एक्चुअली कितने यूनिट्स बेच रही है 20। ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट पे था 4। इसका मतलब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से कितने ज्यादा यूनिट्स बेच रही है? 16 यूनिट ज्यादा बेच रही है। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आपको ढूंढना हो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज ढूंढने के लिए आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू में से
ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स रेवेन्यू होगा उसको माइनस कर दोगे, ऑप्शन नंबर 1। तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा भाई? अगर एक्चुअली मैं 20 यूनिट्स बेच रहा हूँ और एक यूनिट में 45 का बेचता हूँ तो मेरा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 900 होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? अगर 4 यूनिट्स पर ब्रेक इवन है और एक यूनिट 45 का बिकता है तो 180 रुपए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू होगा। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा, यानी कि ये बताता है कि सेल्स रेवेन्यू कितने से गिर जाए कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाओगे, वो हो जाएगा 900 माइनस 180। और 900 माइनस 180 कितना बनता है? 900 माइनस 180 जो है वो 720 रुपए बनता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस ढूंढने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस ढूंढने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आपके पास 16 है और सेलिंग प्राइस आपकी 45 है। तो अगर आप 16 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 मल्टीप्लाई बाई 45 जो है ना वो 720 रुपए बनता है। इस तरह से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, वो कहलाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज के अगेन दो फॉर्मूले हैं, एक तो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल्स रेवेन्यू, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू। ये दो तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20 जो है वो आपका आ जाएगा 80%, 80% आ जाएगा। और अगर रुपीस की बात करोगे ये भी 80% ही आएगा। और ये किस तरह से आएगा? ये आ जाएगा आपका 900 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 900 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 900। तो 900 माइनस 180 आता है 720 डिवाइडेड बाई 900 आपका आ जाता है अगेन 80% या 80% आता है। अच्छा, अब ये 80% कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? इस 80% का क्या मतलब होता है? देखिए, इस 80% का मतलब ये होता है कि आपकी जो अभी एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स हैं या अभी जो आपका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है, अगर वो 80% से कम हो जाएगा, अगर वो 80% से कम हो जाएगा तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाओगे। कैसे सर? देखिए जरा, अभी हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है? अभी हमारी सिचुएशन ये है कि हम 20 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं। अभी हमारी सिचुएशन ये है कि हम 20 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कितना है? 80% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कितना है? 80% है। तो अगर 20 यूनिट्स का 80% लिया जाए, 20 यूनिट्स का 80% लिया जाए तो कितना आता है सर? 16 आता है। अगर आपकी करंट प्रोडक्शन, देखिए मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली परसेंटेज ली जाए, इतने परसेंट से आपके करंट यूनिट्स गिर जाएंगे तो आप ब्रेक इवन पर आ जाओगे। तो अगर 20 का 80% 16 बनता है। अगर 20 जो है वो 20 के 80% यानी कि 16 से गिर जाए, अगर 20 जो है वो 16 से गिर जाए तो 20 कहाँ आ जाएगा? 4 पर आ जाएगा, यानी कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाओगे। या अगर सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो आपकी एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू 900 है। 900 का 80% कितना बनता है? 900 का 80% अगर हम ले लेते हैं तो 900 का 80% बनता है 720। तो आपकी अगर करंट सेल्स की वैल्यू, आपकी अगर करंट सेल्स की वैल्यू यानी कि 900 अगर 720 से गिर जाए, अगर आपकी 720 से ये वैल्यू गिर जाए तो आप कहाँ आ जाओगे? ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स रेवेन्यू पर आ जाओगे। अब यहां तक हमने तकरीबन मोर और लेस सीवीपी एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में बहुत सारी नई चीजें आती रहेंगी जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके उससे मसले हल होते रहेंगे। और अब फिर हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे। पास्ट पेपर करने से पहले ये जरूरी है कि हम कुछ और टॉपिक्स जो हैं उसकी कुछ ग्रिप ले लें, अंडरस्टैंडिंग ले लें, फिर हम पास्ट पेपर्स पर जाएं। डायरेक्ट पास्ट पेपर में ना जाएं, क्योंकि पास्ट पेपर में एक ही सवाल में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, आसान वाले कुछ पास्ट पेपर्स शायद हम अभी कर सकते हैं और उसको ट्राई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।